Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last time we are discussing the comparison between properties of ionic compounds and properties of covalent compounds. उसमें हमने चार प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन देखा था और बाद में मैंने बोला था कि इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो हम उसका कंपैरिजन देखेंगे। वो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। क्यों? क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स में नेगेटिवली चार्जड आयन होता है और जो पॉजिटिवली चार्जड आयन होता है उनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। इसलिए हम कहते हैं कि उनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होता है, और इस वजह से उनमें लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। समझा? यानी आयनिक कंपाउंड्स में हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और कोवलेंट कंपाउंड्स में लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। आयनिक कंपाउंड्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों होता है? क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द नेगेटिवली चार्जड आयन्स एंड पॉजिटिवली चार्जड आयन्स। और इनमें कोवलेंट कंपाउंड्स में क्यों लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है? क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, और उस वजह से उनमें लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी नंबर 6, वो है कि नेचर ऑफ रिएक्शन। आयनिक कंपाउंड्स में आयन्स जो है वो कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं, यानी उनमें आयन्स जो है वो कंबाइन हो जाते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, वहां पे मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं। समझा? यानी उसमें नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है, वहां पे आयन्स कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होके कंपाउंड्स बनाते हैं। फाइन। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट इज एलोट्रॉपी एंड व्हाट आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो हम इसको डिफाइन करेंगे व्हाट इज एलोट्रॉपी। तो द फिनोमिनन, इसको हम डिफाइन करते हैं, द फिनोमिनन ऑफ existence of an element into two or more forms, having similar chemical properties, but different physical properties, is called allotropy. And the forms are known as allotropic forms. Allotropic forms. और सिंपली एलोट्रॉफीज। तो एलोट्रॉफी को हम डिफाइन करते हैं द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट। जब कोई एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट हो जाएगा दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स में। जब कोई एलिमेंट एग्जिस्ट होता है दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स में, उन फॉर्म्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होंगे। उसी को हम कहते हैं एलोट्रॉफी। और वो जो फॉर्म्स हैं उनको हम कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। बेटा एलोट्रॉफी जो है
इसको हम डिफाइन करते हैं कि जब कोई एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट होता है दो या दो से ज्यादा अलग अलग फॉर्म्स में, और उन फॉर्म्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, उसी को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। उसी फिनोमिनन को हम कहते हैं एलोट्रॉपी, और वो जो फॉर्म्स है उनको हम कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। समझा? तो यहाँ पे हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स किसके पढ़ते हैं? कार्बन के पढ़ते हैं। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। कार्बन जो है इट एग्जिस्ट्स इन 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। कार्बन exists in 3 allotropic forms. कार्बन को 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। समझा? पहला जो है वो है डायमंड एक एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। दूसरा जो है वो है ग्रेफाइट। तीसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है कार्बन की वो है बकमिंस्टर फ्लोरीन। So carbon जो है it exists in 3 allotropic forms. First one is diamond, second is graphite, third is Buckminster fluorine. तो इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम है। मिसाल के तौर पर अगर हम डायमंड को जलाते हैं, ग्रेफाइट को भी जलाएंगे, बकमिंस्टर फ्लोरीन को भी जलाएंगे, तीनों जो है वो रिलीज करते हैं एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, विच टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्क। समझा? यानी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम है। ये भी जलाने पे क्या करता है, जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। जब ग्रेफाइट को बर्न करते हैं ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। बकमिंस्टर फ्लोरीन को बर्न करते हैं तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। यानी तीनों की ये प्रॉपर्टी है, ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है, इनकी सेम है। समझा? लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो इनको हम अलग अलग जो है वो पढ़ेंगे। डायमंड का हमें ऑकरेंस पढ़ना है, ये कहाँ पे पाया जाता है, इसका हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, और इनकी हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। इनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। आपको समझ आया? एलोट्रॉफी आपको समझ आया? एलोट्रॉफी जो है ये वो फिनोमिनन है जिसमें एक एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट होता है दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स में। समझ आया? तो हम पढ़ेंगे डायमंड पे। डायमंड क्या है बेटा? इट इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज एलोट्रॉपिक फॉर्म of carbon. It is allotropic form of carbon. Diamond is allotropic form of carbon. तो ये डायमंड जो है इसकी ऑकरेंस क्या है, मतलब ये कहां पर पाया जाता है, ये कहां से हमें मिलता है? तो डायमंड जो है इट इज नेचुरली प्रेजेंट एज वेल एज इट इज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड। यानी नेचुरली भी ये प्रेजेंट होता है। इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन It is naturally present in, ये नेचुरली प्रेजेंट होता है कहां पे? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट होता है नेचुरली, ठीक है ना? ये जायरी में प्रेजेंट होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट होता है, ये रशिया में भी प्रेजेंट होता है, एटसेट्रा। नेचुरली डायमंड जो है ये प्रेजेंट होता है साउथ अफ्रीका में, नेचुरली ये प्रेजेंट होता है जायरी में, नेचुरली ये प्रेजेंट होता है ऑस्ट्रेलिया में, नेचुरली ये प्रेजेंट होता है रशिया में, एटसेट्रा। समझा? लेकिन मैंने आपको बोला इट इज आल्सो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड। इट इज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड, इट इज आल्सो synthesized artificially।
इसको हम आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज करते हैं। कैसे? हम एक प्योर कार्बन लाएंगे, उस प्योर कार्बन को हम सब्जेक्टेड करेंगे, यानी उस प्योर कार्बन को हम देंगे 50,000 से लेके 60,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हाई प्रेशर में रखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम प्योर कार्बन को एट हाई प्रेशर रखते हैं, यानी 50,000 से लेके 60,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखते हैं, प्लस हम इसको देते हैं 1873 केल्विन टेम्परेचर, तो हमारा प्योर कार्बन जो है वो डायमंड में तब्दील हो जाता है, यानी उसको डायमंड बनता है। यानी जब हम प्योर कार्बन लेते हैं, प्योर कार्बन को हम अंडर हाई प्रेशर रखते हैं, दैट्स 50,000 to 60,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड उसको हम देते हैं 1873 केल्विन टेम्परेचर, वो प्योर कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डायमंड में। समझा? लेकिन इस आर्टिफिशियल डायमंड की एक खास बात ये है कि एक तो ये स्मॉल होता है, आर्टिफिशियल डायमंड इज स्मॉल इन साइज, आर्टिफिशियल डायमंड इज स्मॉल इन साइज, ये साइज में छोटा होता है, स्मॉल इन साइज, बट इट इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नेचुरल डायमंड, यानी हम फर्क ही नहीं कर पाते हैं कि ये आर्टिफिशियल डायमंड है या ये नेचुरल डायमंड है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज इनडिस्टिंग्विशेबल, बट इट इज इनडिस्टिंग्विशेबल, बट इट इज indistinguishable from natural diamond, यानी नेचुरल डायमंड से ये इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब फर्क ही नहीं हो जाता है कि ये नेचुरल डायमंड है या आर्टिफिशियल डायमंड है। तो इस तरह से हम आर्टिफिशियली जो है वो डायमंड को बनाते हैं। समझा? क्लियर? तो नेचुरली ये कहाँ पाया जाता है? ये साउथ अफ्रीका में होता है, जायरी में होता है, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में, एक्सेट्रा। और इसको हम आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज करते हैं। कैसे? हम प्योर कार्बन को लेते हैं, उसको हम अंडर हाई प्रेशर यानी 50,000 से लेके 60,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं और 1873 केल्विन टेम्परेचर देते हैं। वो प्योर कार्बन डायमंड में, आर्टिफिशियल डायमंड यानी डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसको डायमंड बनता है। लेकिन ये आर्टिफिशियल डायमंड जो है ये स्मॉल इन साइज होता है, लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल होता है फ्रॉम नेचुरल डायमंड। समझा? तो यहाँ पे हमारा फेमस डायमंड जो है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो है कोहिनूर। कोहिनूर जो है वो फेमस डायमंड है। कोहिनूर जो है इज फेमस डायमंड। कोहिनूर जो है ये एक फेमस डायमंड है। तो ये कहाँ पे है? ये कोहिनूर जो इंग्लैंड की क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ जिसको हम कहते हैं, तो क्वीन एलिजाबेथ जो है उसका जो वो क्राउन था, क्राउन हम ताज को कहते हैं, यानी उसी क्राउन में ये कोहिनूर डायमंड लगा हुआ है। फाइन? तो इसका जो वेट है वो 108.93 कैरेट्स है। डायमंड को हम मेजर करते हैं कैरेट्स में, तो 1 कैरेट जो है दैट्स इक्वल टू 200 mg। एक कैरेट जो है वो 200 mg के बराबर होता है। तो कोहिनूर डायमंड का जो वेट है वो है 108.93 कैरेट्स। समझा? लेकिन जब इस डायमंड को यानी कोहिनूर को जब इंडिया से इंग्लैंड लिया गया था, तब कुछ डिपोजिशन की वजह से इसका वेट बढ़ गया था, तो वो 181 कैरेट्स हो गया था। यानी कुछ डिपोजिशन की वजह से इसका वेट जो है वो बढ़ गया था 181 कैरेट्स। यानी जब इंडिया से कोहिनूर को इंग्लैंड लिया गया था तब उसका वेट 181 कैरेट्स था। और इसकी ये ब्राइलेंस जो है, उसका लस्टर जो है, उसको रेस्टोर करने के लिए
हमने इस कोहिनूर डायमंड का 39.8% वेट जो है वो शेड किया गया था। वेट जो है वो शेड किया गया था। क्यों शेड किया गया था इसका 39.8% वेट? ताकि इस कोहिनूर डायमंड की वो चमक जो है, वो ब्रिलियंस जो है, वो लस्टर जो है वो वापस आ जाए, समझा? तो तब इसका 39.8% वेट जो है वो शेड किया गया, समझा? उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है? डायमंड जो है इट फॉर्म्स ए नेटवर्क स्ट्रक्चर। डायमंड जो है इट हैज ए नेटवर्क स्ट्रक्चर। डायमंड का नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, और इस नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से इट इज हार्डेस्ट सबस्टेंस, नेचुरल सबस्टेंस नोन इन द अर्थ, ऑन द अर्थ। इट इज हार्डेस्ट natural known substance, ठीक है ना? तो इस नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से, इस नेटवर्किंग स्ट्रक्चर की वजह से इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलता है। इस नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलता है। दूसरा, इस नेटवर्किंग स्ट्रक्चर की वजह से इट इज हार्डेस्ट नेचुरल नोन सबस्टेंस इन द वर्ल्ड, समझा? क्लियर है ना? तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो मैंने पहले ही कहा है कि ये डायमंड जो है इट इज मेड अप ऑफ प्योर कार्बन। डायमंड जो है इट इज मेड अप ऑफ प्योर कार्बन। ये प्योर कार्बन का बना हुआ होता है। तो ये प्योर कार्बन जो है, एवरी कार्बन एटम इन इट्स स्ट्रक्चर इज अटैच्ड विद द अदर 4 कार्बन एटम्स। एवरी कार्बन एटम in its structure, in the structure of diamond, is attached to the 4 other carbon atoms। ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ये एक कार्बन एटम है, यहाँ पर ये एक कार्बन एटम के साथ यहाँ से दूसरा कार्बन एटम है, यहाँ से तीसरा कार्बन एटम है, और यहाँ से चौथा कार्बन एटम। यानी एवरी कार्बन एटम जो है, इफ दिस इज कंसिडर्ड एज ए फर्स्ट कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम इज attached with this carbon atom, here is one carbon atom, here is another carbon atom, here is another carbon atom, and here is another carbon atom. So every carbon atom in the structure of diamond is attached to the 4 other carbon atoms। ये वाला कार्बन एटम भी जो है ये 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होगा, ये वाला भी 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच होगा, ये भी 3 कार्बन एटम के साथ अटैच होगा, ये भी 3 कार्बन के साथ अटैच होगा। तो इस तरह से एक नेटवर्किंग स्ट्रक्चर जो है वो डायमंड में बन जाता है। दूसरी बात, 2 कार्बन के बीच जो ये एंगल बनता है इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल एंगल। 2 कार्बन एटम्स के बीच जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल एंगल, और ये टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स के बराबर होता है। यानी टेट्राहेड्रल एंगल जो 2 कार्बन के बीच जो बनता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। दूसरी बात, जो एक कार्बन एटम और दूसरे कार्बन एटम के बीच जो लेंथ है इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ। यानी एक कार्बन एटम स्ट्रक्चर में एक कार्बन एटम से लेके दूसरे कार्बन एटम तक जो लेंथ है उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ, और इस बॉन्ड लेंथ का वैल्यू जो है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, या ये होता है, और 154 पिकोमीटर के बराबर होता है। यानी जो बॉन्ड लेंथ जो होती है एक कार्बन एटम से लेके दूसरी कार्बन एटम तक जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। उसका वैल्यू जो है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, या 154 पिकोमीटर होता है। समझा? उम्मीद है कि आपको ये जो है समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम जो है हम इसकी डायमंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उन पे हम बात करेंगे। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।